Why do people take this word introvert as something? मैं तो भाई इंट्रोवर्ट हूँ ना, तो शायद मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं. नहीं, ऐसा क्यों फील आता है? ये एक्सपेक्टेशन गैप है. ये स्कूल्स को भी फिल करना चाहिए, अच्छे स्कूल्स को. उनको जब एडमिशन दे रहे हो आप उनको बिठा के बात करें, सारे पेरेंट्स को बुला के, कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है और आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए. Everybody wants to have the best of life and the best in life. अब कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग करना नहीं जानते. आपके पास चॉइस है कि आप स्पेसिफिक ट्रेड्स पैदा करें अपने अंदर भी, और कोशिश करें आपके बच्चों के अंदर भी पैदा हों, कि वो ज़माने के ऊपर राइड कर सकें, ज़माना उनके ऊपर राइड ना करे. Why wilderness is the best learning space? Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future, because stories matter. Assalamu alaikum, Pakistan. बहुत पुरतपाक इस्तकबाल आपका. निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए. एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो अपने इर्द गिर्द चीज़ों में गैप्स देखते हैं और फिर उनके गिर्द ब्रिज बनाते हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग फैसिलिटेटर हैं, डीमिस्टिफाई करना चाहते हैं ह्यूमन थिंकिंग को फॉर बेटर रिजल्ट्स. बेसिकली ही इज़ एन इंजीनियर. ही हैज़, अकॉर्डिंग टू हिम, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रनिंग इन हिज ब्लड. मगर 2012 में उन्होंने एकाएकी अपना ये इंजीनियरिंग और टेक्निकल पैशन को छोड़ करके इंसानों के लिए और इंसानों के साथ काम करने पे तमाम तवज्जो को मरकूज कर दिया. लेट्स आस्क हिम व्हाई एंड व्हाट्स ऑफ दिस शिफ्ट इन हिज लाइफ. अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है. तो सवाल तो मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ कि ये शिफ्ट कैसे आया. ये यकायक तो नहीं था. आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जब हम बिल्कुल नौजवान थे तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप क्या करते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है? बस पैसे कमाने की मशीन बन जाओ. नहीं, जब आप उस ज़माने में मैट्रिक करते थे, फिर इंटर करते थे और आप इस काबिल होते थे कि आपका कहीं भी एडमिशन हो जाए, तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती थी? यूनिवर्सिटीज़ जाएं और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जाएं, आप या डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं. हाँ. तो क्योंकि पहले तो होते ही 3-4 प्रोफेशंस थे ना. तो हम जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे इंटर के अंदर, तो जाहिर है फिर हमने इंजीनियरिंग के अंदर चले गए. और देखने में मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छी लगती थी तो आई चोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग. एंड फिज़िक्स अच्छी लगती थी, मैथ्स अच्छी लगती थी, तो सही हो गया. और फिर उसके बाद व्हेन आई वेंट इनटू द प्रोफेशन, तो उस वक्त मुझे लगा यार ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ. सो आई एम नॉट इनटू माय सेकंड प्रोफेशन, आई एम इनटू माय थर्ड प्रोफेशन. आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिनको तकलीफ़ होती है थोड़ा सा, तो वो मूव कर जाते हैं. ज़ाहिर है वो फैमिली की सपोर्ट भी ज़रूरी होती है, वो भी मौजूद थी, अल्लाह का शुक्र है. सो विद इन 3-4 years ऑफ माई इंजीनियरिंग जॉब्स I decided to quit a job and I moved into another profession and वो अब उसको स्टार्टअप कहते हैं. मैंने एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था, ठीक है. तो वो बिज़नेस मैंने शुरू किया और वो बिज़नेस मैं कोई 10-12 साल करता रहा. वो बिज़नेस अभी भी चल रहा है. आई एम नॉट एन एक्टिव पार्ट ऑफ दैट बिज़नेस राइट नाउ. सो आई मूव्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एंड ट्रेडिंग एंड कंसल्टिंग एंड कुछ कंस्ट्रक्शन के काम, इस तरह की चीज़ें. तो वो काम चलता रहा और फिर उसके बाद मुझे फिर ये आइडिया होने लगा 3-4 साल बाद कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ. आई वॉज नॉट मेड फॉर दिस, देयर इज़ नो मीनिंग इन इट, सो आई नीड टू डू सम मीनिंगफुल थिंग, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ लाइफ. तो वो
खैर वो उसकी तलाश में आई स्टार्टेड गोइंग इनटू सम स्कूल्स एंड सम कोचिंग सेंटर्स. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू स्टूडेंट्स अबाउट लाइफ, अबाउट सक्सेस. सो जितना भी मुझे पता था मैं जाके लोगों से बात करने लग गया. तो वहाँ से आई मेट सम लाइक माइंडेड पीपल एंड वी स्टार्टेड दिस यूथ ट्रेनिंग कंपनी कॉल्ड राशोन. सो पिछली मरतबा इन्होंने बताया हसन आए हैं, तो हसन साथ थे, निसार मूसा साथ थे. So we started this company and then we met some more like-minded people from Lahore and Islamabad. So we started this company called Youth Impact. So this is a not-for-profit organization. But क्योंकि Youth Impact financially हमें support बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती थी. So their parent company Training Impact offered me and our partners कि फाइनेंशियल बर्डन आप हमारे ऊपर आ जाएं और यूथ इम्पैक्ट का काम आप वैसे करें. सो आई मूव्ड इनटू ट्रेनिंग इम्पैक्ट एज अ ट्रेनी फैसिलिटेटर इन 2012. सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी और देन आई रियलाइज दैट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू. देयर इज़ अ मीनिंग इन इट. आई एम गिविंग बैक समथिंग. सो तो यू आर एट इट नाउ माशाल्लाह से. अल्हम्दुलिल्लाह. हारिस महमूद साहब, facilitator for experiential learning, developing leaders, helping people know themselves better, developing entrepreneurial mindset into youth as well. How, अगर मैं आपसे कहूँ कि हारिस महमूद साहब को describe करें in a few words, मतलब apart from so many areas, तो मैं क्या expect करूँगी, आप किस तरह कर पाएंगे? ये तो आपके वो बैकग्राउंड था जो शेफ एंड योर पैशंस एंड ऑल, मगर जस्ट योर पर्सनालिटी एंड योर. आई एम एन इंट्रोवर्ट इनटू अ प्रोफेशन ऑफ एक्सट्रोवर्ट्स. सो आई थिंक अ लॉट. आई लाइक बीइंग अलोन, sit alone, read a lot, contemplate, gardening. Okay. So but you're also contributing in, जैसे आपने कहा कि in the world of extroverts. Why do people take this word introvert as something, मैं तो भाई introvert हूँ ना, तो शायद मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं? नहीं, ऐसा क्यों फील आता है? I think introverts have a lot of power and it's only a matter of presenting yourself. और जो इंट्रोवर्ट्स की पावर है वो ज़ाहिर है दुनिया को उसकी ज़रूरत है. तो इट्स नॉट समथिंग बैड. जिस तरह लोग अगर इसको डिस्क्राइब करते हैं कि क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो इसलिए मैं आगे नहीं जाता, या मैं सो ओके, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी, मोर एनर्जी दैन एक्सट्रोवर्ट्स व्हेन यू आर मीटिंग पीपल. बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मीनिंगफुल connections. Okay, so I personally think that introverts have more meaningful connections, more strong connections one-to-one with people than extrovert people. And that counts a lot. Yeah, that counts for a lot and means more. Yeah, and I think introverts are differently creative, in their own original. So they think a lot. They need to be alone sometimes, which is okay to regain their energy. But when they come out and they come up with their ideas, when they learn how to go out and present those ideas and make new connections, it's a matter of learning. So उसके बाद it's all actually it's a strength. I think it's a strength. बिल्कुल, I would second that. Yeah. चलें, मूविंग फॉरवर्ड, आप क्योंकि लोगों के लिए और लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनको उनके डीमिस्टिफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन थिंकिंग को. हारिस भाई, ऐसा क्यों लगता है इन जनरल लोग जो हैं इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, और हमारे उस्ताद डॉक्टर वहाब सूरी जिनके साथ हमारे जनवरी के शुरू में सेशन हुआ था, पॉडकास्ट हुई थी, उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से इस बात को कनेक्ट किया. उनका इन्फ्लेशन ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स इस वक्त मार्केट में है. तो उसके बावजूद भी लोग तो हद दर्जा डिमोटिवेटेड नज़र आते हैं. आप यूथ को देख लें,
बहुत कम आपको एस्पायरिंग, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक लोग नज़र आएंगे, वरना वो सब अपने कंफर्ट जोन में लेट बैक, सुबह सहर खेज़ी तो नाम को नहीं है, और कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, धीरे धीरे, धीमे धीमे, हल्के हल्के। अगर आप ज़रा अधेड़ उम्र के लोगों की बात करें तो वो तो वैसे ही गिव अप कर चुके हैं हर चीज़ के ऊपर, भाई हमारा तो टाइम गुजर गया। और उसके बाद का जो पीढ़ी आती है वो तो अपने आप को बुजुर्ग बना चुके हैं। बिल्कुल कि अब हम तो कर चुके हैं, हम तो हमारे ज़माने में तो ये होता था। तो अब ये मोटिवेशन क्यों नहीं पैदा हो रही? पहले क्या, कहाँ से आती थी मोटिवेशन? जब मोटिवेशनल स्पीकर्स होते भी नहीं थे तब भी तो दुनिया में लोगों के काम चल रहे थे, बिल्कुल सही है, चीज़ें हो रही थी। तो व्हाई इज़ इट, आपको क्या लगता है ये क्या वजह हो सकती है? अच्छा, ये दो मुझे लगता है सवाल हैं। पहला तो वो इन्फ्लेशन ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है, इट मस्ट बी एड्रेस्ड। ये बिल्कुल सही कहा है वहाब सूरी साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त है। और मोटिवेशन का ताल्लुक मोटिवेशनल स्पीकर से कतई नहीं है, ठीक है। सो व्हेन एवर आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ इन माई ट्रेनिंग्स, आई टेल पीपल दैट आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बिल्कुल आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ। हमारी जो फ़िलॉसफी है वो ये है कि हम आपको धक्का दे देंगे, जब आप पानी में डूबने लगेंगे तो उम्मीद करेंगे कि आप तैर लेंगे, तैरना सीख जाएंगे खुद। ठीक है, तो हम थोड़ी सी आपको हेल्प कर देंगे बाद में, लेकिन हमारा काम जो है वो बर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। सो हमारा ये ख्याल है कि लर्निंग जो है वो पेन के बाद आती है, और जो चेंज होता है वो पेन के बाद आता है। जब भी कोई आदमी किसी भी किस्म के इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल स्ट्रेस से गुज़रता है, पेन से गुज़रता है, आप देखेंगे लोग उसी के बाद चेंज होते हैं। बग़ैर पेन के लोग चेंज नहीं हो सकते। तो आप नारे लगवा के, आप बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना के लोगों को एड्रेनलिन तो पंप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो एड्रेनलिन पंप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है वो करामत साबित नहीं, वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी ना लोगों को। तो इसलिए लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उनको झटका देना, उनको पेन के अंदर से गुजारना, और हम उसको सिमुलेट करते हैं और सिमुलेट करके उसके अंदर से लोगों को गुजारते हैं। दैट्स हाउ वी डू इट। एक तो ये है कि आई डोंट थिंक दैट मोटिवेशनल स्पीकिंग कैन एक्चुअली फॉर लॉन्ग टर्म चेंज पीपल, ट्रांसफॉर्म पीपल फॉर गुड। ओके, दूसरा ये है कि जो आपने सवाल किया कि मोटिवेशन है क्या, ये क्यों नहीं होती है। हम एक और चीज़ है, इमर्जिंग साइंस है पूरी दुनिया में, इसको गेमिफिकेशन कहते हैं। तो जब मैंने गेमिफिकेशन पढ़ना शुरू की, उसका कोर्स किया और उसके अंदर सर्टिफिकेशन की, तो उन्होंने बताया कि वाई आर गेम्स सो इंगेजिंग एंड सो फन। जब एक दफ़ा एक बंदा किसी गेम पे लग जाए तो उसको छोड़ना मुश्किल क्यों होता है। सो वी लर्न द आर्ट ऑफ एंगेजमेंट एंड द साइंस ऑफ मोटिवेशन बिहाइंड इट। तो मोटिवेशन का जो ताल्लुक़ है वो बेसिकली ज़्यादा दो तरह की मोटिवेशंस होती हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जब तक आप लोगों को सेंस ऑफ पर्पस नहीं देंगे, जब तक लोगों को आप सेंस ऑफ रिलेटेडनेस नहीं देंगे, जब तक आप लोगों को ऑटोनॉमी नहीं देंगे काम करने की, उस वक्त तक ख़ास तौर पर नई जनरेशन, पुराने भी, नई जनरेशन जो है वो मोटिवेटेड नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग, नए लोग जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप जिस लेवल पर भी हैं, ज़ाहिर है अगर आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं तो आप पूरे पाकिस्तान को कर सकते हैं, अगर मैं हूँ तो मैं अपने घर में अपने बच्चों को कर सकता हूँ, या आप स्कूल चला रहे हैं तो आप स्कूल के बच्चों को कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ह्यूमन साइक पता हो, आपको पता हो कि क्या चीज़ें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं, और वो उसके अंदर जो बहुत इम्पॉर्टेंट इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स हैं वो सेंस ऑफ पर्पस और सेंस ऑफ रिलेटेडनेस है। ओके, उनको पता हो कि दे आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर, समथिंग दैट इज़ लार्जर देन लाइफ। जिस वक्त लोगों के अंदर ये बात आ जाएगी, यूल सी कि वो लोग चेंज होना शुरू हो जाएंगे। टीम्स के अंदर आप देखेंगे कि फुटबॉल की टीम बनती है, एक टीम, वो अगर वो सारे खिलाड़ी सोचना शुरू कर दें कि दिस टीम इज़ बिगर देन मी, सो दे स्टार्ट विनिंग थिंग्स। इसी तरह नेशंस के अंदर भी इसी तरह होता है, फैमिलीज़ के अंदर भी इसी तरह होता है। अच्छा, मैं क्योंकि
स्कूल में मेरा दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ है और डेली बेसिस के ऊपर मेरे पास बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं और फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल प्रिसाइसली पता होता है कि इसके बाद पेरेंट की कॉल आने वाली है कि मेरे बच्चे के साथ आज ये हो गया, उसको फलाने ने थप्पड़ मार दिया या धक्का दे दिया या पेंसिल बॉक्स तोड़ दिया। अच्छा, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे वालिदैन मेरी स्कूलिंग या मेरे भाई की इवन स्कूलिंग के दौरान इतना ज़्यादा आई वुड यूज़ द वर्ड एक्चुअली प्रोटेक्टिव, कि कोई ठेस भी ना लगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब आप इंसानों के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो जिस तरह बर्तन खड़कते हैं साथ रखे हों, टकराते हैं ना, आवाज़ तो पैदा होती है। बिल्कुल सही बात। तो वो बच्चे ही क्या हुए जो आपस में एक दूसरे को खरोंचा ना मार दें या धक्का ना दे दें। अब वो डेली बेसिस पे मेरे पास जो फ़ोन आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये तो कुछ गड़बड़ है, या तो हम कहीं लैकिंग कर रहे हैं या देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग टू द पेरेंट्स वेरी डीपली कि ये कह क्या रहे हैं। वो इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि बच्चा जब तक नहीं करेगा लड़ाई, उस वक्त तक उसके सीखने का अमल शुरू नहीं होगा, क्योंकि तरबियत शुरू होती है किसी गलती के बाद। उससे पहले आप किसी को पकड़ के तरबियत नहीं देना शुरू कर देते। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब हमें तो ये बात समझ में आ गई, मगर उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। ज़रा से खरोंचे पे, ज़रा सी लड़ाई पे, ज़रा सी तू मैं के ऊपर मेरे बच्चे के साथ ये हो गया, आपके स्कूल में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दिस इज़ ह्यूमैनिटी हैपनिंग, दिस इज़ किड्स हैपनिंग। और तकरीबन 9 साल से लेकर और 12 समटाइम्स 13 साल के लड़के यूनिवर्सली हमें पता है कि आपस में टक्करें मारते हैं, एक दूसरे को देख के ही लड़ने की ख्वाहिश पैदा होने लगती। हाउ डू वी कन्वे दिस मैसेज टू द यंग पेरेंट्स जो इस उम्र के बच्चे हैं कि देखें, लड़के हों या लड़कियां हों, हम प्रोटेक्ट तो कर ही सकते हैं ना अपने बच्चों को। क्या कर सकते हैं हम? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। हम गाइड कर सकते हैं। अगर लड़के आ रहा है तो उससे बात करें। मेरा ख्याल है प्रोटेक्ट का लफ्ज़ भी आप बहुत प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं, इससे बेहतर लफ्ज़ है वो पैम्पर कर। हाँ, पैम्पर्ड है। ये बिल्कुल मिलेनियल्स का एक मसला था। जब हम जाते हैं HR के अंदर तो हर वक्त ये बात हो रही होती है कि मिलेनियल्स आ रहे हैं। अब बात हो रही है कि अब जेन ज़ी के लोग आ रहे हैं। अब वो जब जॉब पर आ रहे हैं तो उनके अपने मसाइल हैं। मेरा ख्याल ये है कि मसला उनके अंदर नहीं है, मसला पेरेंट्स के अंदर। बिल्कुल। ये जो मिलेनियल्स हैं और ये जो जेन ज़ी के लोग हैं, इनको पेरेंट्स अच्छे नहीं मिले। ये बिल्कुल सही बात। और अब नई नस्ल आ रही है, इसको पता नहीं क्या नाम देंगे वो लोग। उनको जो पेरेंट्स हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा मसला है कि वो ये समझते हैं कि हम हर वक्त इनके गिर्द एक प्रोटेक्टिव हाला क्रिएट करके रखें और इनको दुनिया की हवा भी ना लगे, बस कुशन में हो। यस, हर जगह। उसके नतीजे में क्या होगा, जो अभी हो रहा है हमें नज़र आ रहा है, जैसे ही वो असल दुनिया के अंदर जाते हैं, लग पता जाता है, उनको पहला नो मिलता है, पहला फेलियर मिलता है, तो उनको ये लगता है कि दुनिया ही ख़त्म हो गई है। ये मेरे बॉस ने मुझे क्या कह दिया। सारी ज़िंदगी उन्हें नो नहीं मिली होती। जी हाँ, सैड रियलिटी। सारी ज़िंदगी उन्हें फेलियर ही नहीं मिला होता। मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा था, उनके साथ प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। वो कहते हैं यार ये वाला जो मेरा बच्चा है ना, इसके साथ मसला है। मैंने उन्हें कहा कि आप इससे गाड़ी ले लें, आप इसे कहें कि बस में यूनिवर्सिटी जाया करें, ये दुनिया के साथ इंटरेक्ट तो करे ज़रा। दुनिया के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करने देते बच्चों को। और फिर उसके बाद जब वो बच्चा जाता है और वो सारी जो मुश्किलात है उसका जिम्मेदार दुनिया को ठहराता है, दूसरे लोगों ने। दूसरे फॉल्ट इज इन एवरीबॉडी एल्स। यस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेरेंट्स को ये बात बताएं। जिस तरह मैं यंग पेरेंट्स से जब भी मैं बात करता हूँ, मैं उनको एक फार्मूला देता हूँ। ज़ाहिर आप हर चीज़ में फार्मूला नहीं दे सकते हैं, लेकिन मेरा एक सिंपल सा फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि आपने अपने बच्चे को हफ्ते में 2 मरतबा डिलिबरेटली नो कहना है, किसी भी ऐसी चीज़ पे जिसको आप इजीली कर सकते हैं और वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो ये कह रहा है कि अब्बा मुझे मिसाल के तौर पर पेप्सी पीनी है। मेरे लिए पेप्सी पिलाना मसला नहीं है, उसके लिए पेप्सी पीना मसला नहीं है।
लेकिन क्योंकि हफ्ते में मैंने उसे अभी तक एक भी नो नहीं कहा, तो मैं उसे कह दूंगा सॉरी बेटा नहीं मिलेगी। एंड दैट नो मस्ट मीन नो। फिर उसके दादा दादी आ जाएं या उसकी अम्मा उसकी फेवर में आ जाएं कि एक पेप्सी तो है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, फिर वो नो है, दैट्स अ नो। सो आपकी फैमिली को भी ये पता होना चाहिए कि कहाँ हदें हैं। अगर हारिस ने नो कह दिया है तो दैट मीन्स अ नो, बस आदत तो हो उनको जरा। हाँ, सो बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि आप नो कहना शुरू करें। दे मस्ट नो दैट देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, everything has a price. And what about letting them fight their own fights? Yes, also? of course. Let them fight हर their चीज own में आप fights. उनके लिए वकालत करने ना पहुंच Yes, जाए। yes. बिल्कुल सही बात है कि आप वो अगर उसके साथ मसला है तो उसे कहें जाओ सॉल्व करके आओ, खुद करो सॉल्व, देखो और और निपटो। आके बता दो मुझे, जो भी हो वो आके मुझे बता दो। मुझे याद है हम लोग साइकिलिंग करने जाया करते थे, असर से मगरिब हमें इजाज़त नहीं थी कि घर में हम रहें, और रोज़ाना या तो पिट के आते थे या पीट के आते थे। घुटने छिले हुए होते थे, कोहनियाँ छिली हुई होती थी, अम्मा बाबा नहीं पूछते थे Yes, you're right, absolutely कि right. क्या हुआ कैसे हुआ ना। कभी कोई दूसरे अंकल आंटी आते थे बात करने के लिए। हाँ, कभी बरसबीला तस्करा किसी महफिल में बात हो जाए तो हाँ भाई बच्चे तो करते रहते हैं। दे नेवर यूज्ड टू फाइट फॉर अस और फाइट आवर फाइट्स फॉर अस। For us, yes. खुद निपटो जाके। Yes. और उससे हमें डील करना आ गया Yes. कि ज़ाहिर डिफरेंट मिजाजों के टेम्परामेंट्स के लोग होते हैं। तो ये पेरेंट्स को मेरा ख्याल है ये मुस्तकिल ये डोज समझनी चाहिए कि वो अपने बच्चे का कितना नुकसान कर रहे हैं। Yes. उसको आप एक्सपीरियंस ही नहीं लेने दे रहे ना, उसको फाइट का एक्सपीरियंस ही नहीं लेने दे रहे, उसको विन और लूज का एक्सपीरियंस लेने ही नहीं दे रहे आप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो एंटीसेप्टिक किस्म की इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ नहीं ये मत कहना वो मत कहना, वहाँ से जो वो एक ख़ास किस्म के बच्चे निकलते हैं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बाहर भी नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे, बाहर भी काफ़ी टफ इन्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर टफ इन्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ओके। पाकिस्तान कॉर्पोरेट जो है वो बहुत अच्छा, इतना कट थ्रोट, हाँ कट थ्रोट नहीं है। हाँ, बाहर आप जाएंगे आप कुचल दिए जाएंगे, बिल्कुल कुचल दिए। कट थ्रोट है ना, यू इधर विन और यू डिसअपीयर। यस ऑफ कोर्स। हारिस भाई, मुझे याद है अब्बा हमारे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उठते बैठते अब्बा या का नाबुदु व या का नस्तईन कहा करते थे। अब माय फादर वाज नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, और उन बहुत जलाली थे क्योंकि ग्राउंड कम्बैटिव्स कमांडो थे फ़ौज में। तो वो जलाल में जब आते थे तो बस फिर वो हम सब जो थे पलंगों के नीचे छुपते थे। मगर अब्बा की मैंने ये प्रैक्टिस देखी थी कि हमेशा वो इया का नाबुदु व इया का नस्तईन करते हुए उठते थे। और क़नात पसंदी मैंने अब्बा की देखी, कभी चादर से ज़्यादा पैर नहीं फैलाते थे, और यही चीज़ उन्होंने हमारे अंदर डेवलप करने की कोशिश की। अब भाई आजकल मैं ये देख रही हूँ, मुझे महसूस हो रहा है, या शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, ओवरवेल्म कर रही हूँ, everybody wants to have the best of life and the best in life. अब कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग करना नहीं जानते। घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी चीज़ हो, मुझे बेस्ट चाहिए, लेकिन मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी है, उतना टाइम नहीं लगाना है, शॉर्टकट्स चाहिए। मार्क मैनसन की एक किताब है, मैं नाम उसका नहीं ले सकती, वो बहुत अजीबोगरीब सी किताब है। उसमें वो कहता है हम सब लोग जो हैं हर चीज़ में इंटाइटलमेंट फील करते हैं कि वी आर इंटाइटल्ड फॉर दिस। बिल्कुल ऐसे। इसके बारे में आप मतलब यूथ के साथ आप भी डील कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी डील कर रहे हैं, हाउ डू यू डील विद दिस माइंडसेट? देखिए, जब हमारी ट्रेनिंग्स में आते हैं, आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी यकीनन हमारी ट्रेनिंग्स की, और थोड़ा सा पढ़ा भी है, तो हमें ये महसूस होता है कि जो नौजवान हैं वो ज़्यादा क्रिबिंग करते हैं जब हम उनको रगड़ा लगाते हैं, कर देते हैं। यस, ज़्यादा मतलब वो जल्दी बर्स्ट आउट करते हैं। जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो कम बर्स्ट आउट करते हैं। खैर, इसके पीछे भी एक थ्योरी है, लेकिन मेरा तो ख्याल ये है कि आपको लोगों को मुश्किल हालात में डालना पड़ेगा ताकि वो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है इससे निकले। या आप लोगों को बातें करके नहीं सिखा सकते, सही बात है, आपको उनको रगड़ा देना पड़ेगा, एज अ बॉस, एज अ पेरेंट, एज एन एल्डर, एज अ टीचर। आप
रगड़ा दें लोगों को और लोगों को ये बात बताएं कि रगड़ा जो है वो आपको दुनिया में लगेगा, सो गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है। और उस रगड़े के बाद क्या लेसन्स हैं हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशंस कर सकते हैं, वो सारी बातें। तो इसलिए ये जो चादर, दूसरा जो आपका पहली वाली चीज़ थी कि आप मुझे बेस्ट चाहिए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है। आपको बेस्ट चाहिए, आप उसके लिए तैयारी करें, आप उसके लिए मेहनत करें, आप कमाएं, आपके पास सबसे अच्छी गाड़ी हो, आपके पास सबसे अच्छा घर हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा ख्याल है जिस चीज़ की ज़्यादा कमी है, एक तो उसकी प्राइस नहीं पे करना चाहते लोग, जो आपने कह दिया पहले, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि शुक्र अदा करना भूल गए हैं लोग। बेशक बेशक। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं पॉइंट में जाता था और पॉइंट में लटक के जाता था। अब मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे पास ड्राइवर भी है, मेरे बच्चे जो है वो गाड़ी में स्कूल जाते हैं, गाड़ी में वापस आते हैं। मुझसे आप पूछेंगी हालात कैसे हैं, मैं कहूँगा यार बहुत बुरे हालात हैं यार, बड़े मुश्किल हालात हैं। क्यों? क्या मेरे हालात 20 साल पहले जैसे थे या 10 साल पहले जैसे थे या 5 साल पहले जैसे थे उससे बेहतर हैं या उससे ख़राब हैं? उससे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो गई है। क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैंने कभी पहली मर्तबा जो बर्गर खाया था वो टीन्स में जाके खाया था, टीनेज में खाया था। मुझे तो पता ही नहीं होता था बर्गर क्या होता है। हाँ, ये ड्रिंक्स वगैरह तो पीने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी। हम ईद पे पीते थे। हाँ, वो भी शाज़ो कोई मेहमान आता था, वो चला जाता था तो उसके बाद पीते थे। जो बची हुई होती थी वो हमें बोतल में, यस, उसके बाद वो बची हुई मिलती थी हमें। टैंग नहीं आता था घरों में, हम लोग तो नहीं अफोर्ड करते थे टैंग, रूह अफ़ज़ा या लीमू पानी या इस तरह की चीज़ें होती थी। हम शुक्र अदा करना भूल गए हैं। सही बात है। जब आप शुक्र अदा करने लग जाएंगे नेमतों का जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल हैं, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सही बात है। तो ठीक है, आप और बेहतर करें, ज़रूर करें, वो करना चाहिए आपको, लेकिन दो चीज़ें हैं कि एक तो आप उसकी प्राइस पे करने के लिए तैयार हों, उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हों, और दूसरा ये है कि जो चीज़ आपके पास मौजूद है कम से कम आप उस पर शुक्र अदा करना शुरू करें कि ये बहुत अल्लाह का एहसान है कि इस काबिल तो किया। अब आई कांट हेल्प शेयरिंग दिस। मैं अभी जब यहाँ आ रही थी आपसे इस गुफ्तगू के लिए, तो फ़िरोज़ाबाद थाने वाली जो सड़क है वहाँ से मैं गुज़री, तो एक के पीछे एक ये वीगो और हाई जो बड़ी बड़ी ट्रक्स होते हैं ना, क्या क्रूज़ वाली, वो क्या नाम है, हाईलक्स वगैरह, हाँ, ये आ रही थी, और कुछ बहुत ही ऑडी और इस तरह की महंगी वाली गाड़ियाँ। अच्छा, मुझे वो गाड़ियाँ हमें दिखती ही रहती हैं, मगर जो ख़ास बात जिससे मैं ठिठक गई, बल्कि थोड़ी देर सहम गई देखकर, वो गाड़ियाँ जो आगे पीछे थी उनमें बच्चे, यही उम्रें होंगी 16-17 साल की उम्रें थी, वो खिड़कियों के ऊपर दरवाज़ों के बैठे हुए थे, और सबके हाथ में मोबाइल्स थे, और अच्छे सूटेड बूटेड, लग रहा था किसी महफिल में जा रहे हैं। और एक नहीं, ये 6-7 गाड़ियाँ थी, और उन सब गाड़ियों के, चलती हुई गाड़ियों की खिड़कियाँ खोल के ये बच्चे बैठे हुए थे। एक लम्हे के लिए तो मुझे ये महसूस हुआ कि भाई ये बच्चे खुदा ना खास्ता ब्रेक लगी, कुछ हुआ, गिरे नीचे तो सर फूटेंगे, टूटेंगे, और मालूम नहीं क्या क्या टूटेगा। लेकिन दूसरे लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये जो बिल्कुल एक डिलिबरेट शो ऑफ हो रही है अपनी गाड़ी की, अब या पता नहीं किस चीज़ की हो रही है। नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट इट वाज अ वेरी वेरी सैड साइट फॉर मी। और मैं पूरा रास्ता यहाँ आते हुए ये सोच रही थी, इस वक्त वालिदैन कहाँ हैं, इस वक्त वो असातिज़ा कहाँ हैं जो बच्चों को रोक के कहें ना बेटा ये मत करो, तुमने गाड़ियों में जितनी महंगी बैठना है बैठ जाओ, तुम लोग जितने महंगे कपड़े पहनने हैं पहन लो, ये दिखावा ना करो। अच्छा, इसके अंदर ना एक और इसका एंगल भी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा एंगल इसका ये है कि जब आप 15 साल के 17 साल के लड़के को या लड़की को वो भरा हुआ एनर्जी से ना, उसकी एनर्जी को निकलने का कोई पॉजिटिव रास्ता नहीं देंगे, चैनलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी? कहीं तो निकलेगी ना, में इसी तरह कहीं तो निकलेगी ना। तो वो तो पानी की तरह है, वो आप उसके आगे बंद बांधेंगे तो वो कहीं और से निकलेगा और तबाही फैलाएगा। आपके पास चॉइस है कि आप उसको चैनलाइज करके उससे इरिगेशन कर लें पानी से,
या आपके पास चॉइस है कि उसको खुला छोड़ दें और वो जैसे चाहे तबाही फैलाए। तो ये इन बच्चों का कसूर नहीं है। सही, बिल्कुल, मैं उनको, हाँ, ये आपने सही कहा कि वो पेरेंट्स, अगर आप उस बच्चे को कोई पॉजिटिव एनर्जी निकलने की जगह देंगे, उसकी फिजिकल एनर्जी, ही इज ब्रिमिंग विद दैट फिजिकल एनर्जी ना, उसने कहीं ना कहीं कुछ करना है, उसने लड़ना है, उसने जाके जो है वो सरपटोल करनी है, उसने शोर मचाना है। उसको शोर मचाने के लिए अगर मैदान नहीं मिलेगा, उसको शोर मचाने के लिए कोई एकेडमी नहीं मिलेगी, कोई जिम नहीं मिलेगा, तो उसको शोर मचाने के लिए फिर ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे वो अपनी जान को रिस्क में करेगा, वो मोटरसाइकिलें लेगा, वो रेसें लगाएगा, वो गाड़ियों की छतों पे बैठ के जाएगा। तो दोबारा उसको जो है वो, ये हमारा काम है कि उसकी उस एनर्जी को समझते हुए उस एनर्जी को चैनलाइज करें। दूसरा ये है कि पेरेंट्स के लिए भी और माशरे के लिए भी ये समझने की ज़रूरत है कि अब हम बहुत शैलो हैं, हमारे अंदर डेप्थ ख़त्म हो गई है। बेशक आप देखेंगे कि जिन लोगों के अंदर डेप्थ होती है ना, वो खामोश होते हैं, वो शोर नहीं मचाते ज़्यादा। आपको शोर मचाते हुए लोग नज़र नहीं आएंगे जहाँ बाहर आप जाएंगे। उसको वो अरबपति आदमी होगा, बिलियनर होगा, लेकिन उसके पास गाड़ी होगी आम सी, वो अब तो वो जीन्स टी शर्ट ही पहनते हैं, वो तो अब सूट भी नहीं पहनते हैं। सैम बॉल्टन की कहानी पढ़ लें, वो अभी तक अपने वो ट्रक में, अपने पुराने से घर में, अपने ऐसा ही है बार्बर के पास जा रहे, उससे किसी ने बल्कि पूछा कि तुम इतने मिलियनेयर आदमी हो, तो तुम अभी तक किसी बार्बर से क्यों बाल कटवाते हो? तो उसने कहा तो मैं किससे कटवाऊं फिर, बाल तो कटवाने ही है ना, तो मैं अपने बार्बर से ही कटवाऊंगा। सो ये डेप्थ का मसला है। ये हम बड़ों के अंदर से डेप्थ ख़त्म हो गई है, हमने सोचना ख़त्म कर दिया है, हमने पढ़ना ख़त्म कर दिया है, हम अपनी रूट्स से बहुत दूर आ गए हैं। हम हंस की चाल चले और अपनी चाल भी भूल गए। बिल्कुल। तो या तो हम हंस की चाल सीख लें पूरी, या हम वो ही हो जाएं, या हम अपने रूट्स की तरफ वापस आ जाएं। तो ना हम वो हैं ना वो हैं, आधे तीतर हैं आधे बटेर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए या तो तीतर बन जाएं या बटेर बन जाएं, तो फिर दोनों सूरतों में आप ठीक हो जाएंगे। ये जो सूरत है ना, ये वो सूरत है जहाँ पे आप सीटियाँ बजाते हैं, जहाँ पे आप खिड़कियों से निकल के आवाज़ें निकालते हैं, शोर मचाते हैं, मोटरसाइकिलें भगाते हैं, शो ऑफ करते हैं। शो, बिल्कुल रियाकारी। और जिसके अंदर फिर जाहिरदारी हो गई, आपकी एहसास कमतरी आने लगती है। अच्छा, देखा ये जाता है कि ट्रेंड्स जो हैं वो ऊपर वाले स्टेटस से स्टार्ट होते हैं, फिर वो नीचे आते चले जाते हैं, और हर कम हैसियत जिसकी जो अफोर्ड ख्वाब में भी नहीं कर सकता चीज़, उसको भी वही चीज़ करनी है जो ऊपर लेवल पे, ऊपर स्टेटस में हो रही होती है। और ये बड़ी तकलीफ़देह सिचुएशन है। एंड आई थिंक, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जो हमारे यहाँ क्राइम रेट है, और ये इसी शोबाजी, इस रियाकारी, जाहिरदारी की वजह से एक इम्तियाजी शान हमें दिखानी है। और सिर्फ ये आप स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये जो आपका वाइट कॉलर क्राइम है, हाँ, जिसके अंदर आपके सब लोग मुलव्वस हैं, ऊपर से लेके बिल्कुल टॉप से लेके और नीचे तक, और आपको हर जगह जहाँ आप जाते हैं आपको करप्शन नज़र आती है। ये क्राइम भी इसी का नतीजा है। अभी मेरी डिस्कशन हो रही थी डॉक्टर जैन शेख साहब से, डायरेक्टर FIA हैं वो कराची में, तो वो कहने लगे कि आप लोग असातिज़ा एज टीचर्स बच्चों को मॉरल करप्शन और फिर फाइनेंशियल करप्शन दोनों के बारे में बताएं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन है? हम अपना कोर्स, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी ये पढ़ाई करा लें, हम तो सिर्फ पेरेंट्स की इस ख्वाहिश को पूरा करते करते हमारी जान आधी हो जाती है कि मेरे बच्चे इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे, मेरे बच्चों की राइटिंग क्यों नहीं ठीक हो रही, तो हम तो इसी में ख़त्म हुए चले जा रहे हैं। तो हम ये फाइनेंशियल करप्शन और फिर आप मॉरल करप्शन की बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, मॉरल करप्शन की भी जड़ मेरा ख्याल है यही बात है कि ज़ाहिर है अब खूब से खूब तर जाना है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आई सो टोटली एग्री विद। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी। मैं एक जगह अपने बच्चों को, बेगम बच्चों को लेके चला गया, ट्रेनिंग हो रही थी, साथ हम चले गए रिजॉर्ट में एक। तो शाम के वक्त हम निकल रहे थे कमरे से, मैंने कहा चलो पूल पे चलते हैं। तो मैं कमरे से निकला और मैंने लॉक किया, तो मेरी बेटी कहती है अब्बा आपने AC तो बंद किया ही नहीं है, घर में तो आप निकलते हैं तो फ़ौरन पंखा बंद करते हैं, लाइट बंद करते हैं। शी वॉज 10 एंड आई रियलाइज़ कि यार ये बिल्कुल सही बात है। मैं ऑफिस में होता हूँ तो मेरा क्या रवैया होता है एनर्जी के साथ, मेरा क्या रवैया होता है पेन और पेपर के साथ। मैं
घर में होता हूँ तो मैं उस पेन को कैसे रखता हूँ, और ऑफिस में होता हूँ तो उस पेन को कैसे रखता हूँ। सुभान अल्लाह, ये तो बात वाकई सोचने की, ये इम्पोर्टेंट बात है ना, बिल्कुल, कि मैं ऑफिस से उठते हुए क्या मैं लाइट बंद कर देता हूँ, बिल्कुल, क्या मैं एसी बंद कर देता हूँ या नहीं करता हूँ। तो यहाँ से शुरू होती है ना जड़, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप जब बाहर निकलते हैं और आप अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा ये इस वक्त हम खड़े हैं तो हम गाड़ी बंद कर देते हैं, हाँ, और अगर ऑफिस की गाड़ी हो तो भी हमें बंद कर देनी चाहिए। वो माले मुफ्त दिले बेरहम वाला जो तो मामला ये आप बच्चे ना देख के सीखते हैं, बच्चे बातों से नहीं सीखते हैं। तो जब तक आप बच्चों को वो अमल करके नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल, बच्चों से आपके सामने आप जितनी मर्जी मोटिवेशनल स्पीकिंग करते रहें, जितनी मर्जी तकरीरें करते रहें, बच्चे नहीं सीखेंगे। वो अपने दोनों कानों का पूरा इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वजह फरमाया आपने, ऐसे ही है। यही बात मैं वालिदैन से हर सेटिंग में जहाँ मुझे मौका मिलता है इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी मैं पहुँचाने की कोशिश करती हूँ कि डोंट वरी दैट दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, वरी दैट दे आर ऑलवेज वाचिंग यू। दे आर ऑलवेज वाचिंग, दे आर ऑलवेज वाचिंग। हम सिग्नल पे खड़े होकर किस तरह लान तान कर रहे हैं कहीं जल्दी पहुंचने के चक्कर में, किसी दोस्त के फ़ोन जिसको कि हम नहीं अटेंड करना चाह रहे, क्या बहाने क्या तावीलें पेश कर रहे हैं, घर में एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी, बहुत महंगे महंगे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं जी, मेरे बच्चे भी पढ़ते थे, वो होम स्कूलिंग कर रहे हैं जी, माशाल्लाह। आप स्कूल से बाहर निकलते हुए पेरेंट्स की हालत देखें, बिल्कुल, ओहो हो, जो रोड्स वो ब्लॉक करते हैं। मैं चशमदीद गवाह हूँ इस बात की, मैं आपको दे सकती हूँ। मैंने उस पेरेंट से कहा, वो लाइन में खड़ा हुआ था और वो लाइन ब्रेक करके आगे चला गया और सामने खड़ा हो गया। मेरा बच्चा छोटा था, वो बच्चे आते हैं तो नज़र नहीं आते। मैंने उससे कहा यार इतने महंगे स्कूल में तुम अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो? अगर तुम खुद लाइन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, खुद रूल ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो यार ये सब बेकार है। ये इस स्कूल को छोड़ो, तुम इसको घर में रखो बच्चे को, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस स्कूल में भी इस बच्चे ने वही बनना है जो तुम हो, और वो घर में भी वही बनना है जो तुम हो, जिंदगी में भी वो यही करेगा। तो इसलिए ये आपके सामने एक बड़ा सा स्कूल है, इस स्कूल के सामने जब छुट्टी होती है आप तूफान बदतमीजी देखा करें। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है देख के। तो आप जितना मर्जी आप बच्चे को सिखा लें, लेकिन बच्चे ने देखना है कि मेरे अब्बा ने और मेरे ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा है, पीछे वाले हॉन्क कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, बजाते रहें, मेरे अब्बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस पे तुरफा तमाशा ये है कि इदारों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि कौन से स्कूल में भेज रही हो जहाँ तुम्हें ये बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाया जा रहा। डिसिप्लिन का मतलब क्या है ये हम खुद नहीं जानते। यस, यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे और हमारे लिए हिदायत हो। बिल्कुल ऐसा ही। आपके जो आर्टिकल मौजूद हैं लिंक्डइन के ऊपर, मैंने वो तमाम का मुताला किया, उसमें से एक सवाल निकाला है मैंने, बल्कि कई सवाल निकाले। Why wilderness is the best learning space? ओके, मैंने आपको बताया कि हम लोगों को मुश्किल हालात में डालते हैं। हाँ। और फिलॉसफी ये है कि लोग पेन से गुजर के चेंज होते हैं। तो नेचर क्या करती है? नेचर इज़ नेवर फॉरगिविंग। ट्रू। ठीक है, आप नेचर के अंदर कोई गलती करेंगे, नेचर 2 घंटे बाद आप उसकी सज़ा दे देगी। रूथलेस है नेचर, और वो सज़ा आपको ऐसी देगी जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हाइक पे जा रहे हैं, आपने फोरसी नहीं किया कि बारिश होगी और आप बारिश के कपड़े लेकर नहीं गए, हो गया काम। तो आपको 2 घंटे की बारिश के बाद लग पता जाएगा और आपकी सारी प्लानिंग जो है उसके बाद डिस्कस होगी कि ये प्लानिंग कैसे हुई है। सो यू विल नेवर लर्न हाउ टू प्लान until you face the consequences of not planning. सही। So that's what nature does, that's what wilderness does. कि आप मिसाल के तौर पर एक हमारी बहुत मशहूर ट्रेनिंग इम्पैक्ट की इंटरनल कहानी है कि एक साहब को हमने जो है वो हमें पता चला कि इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि डेलीगेट नहीं करते, तो हमने उनको एक ऐसा टास्क दे दिया जो कि चैलेंजिंग था बहुत, जिसके अंदर डेलीगेशन बहुत ज़रूरी थी, प्लानिंग बहुत ज़रूरी थी। वहाँ पे उन्होंने वो पूरा एक्सपीडिशन अपनी टीम के लिए प्लान करना था और वो रात को चावल भूल के चले गए। ओके, दैट कुछ और होगा। हाँ, वो जब ट्रैक करके 6 घंटे बाद कैंप साइट पे पहुँचे और खाने का प्लान बनने लगा और सामान खुला तो उसके अंदर चावल नहीं थे। याइक्स। और वहाँ पे वो हंगामा शुरू हो गया
उन्होंने कहा कि आप हमें दें। हमने कहा हम ट्रेनिंग इम्पैक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप प्लान कर रहे हैं, आप करें, किसकी ज़िम्मेदारी है। दैट नाइट उन्होंने वो टमाटर खाए, उनके पास कुछ और चीज़ें थी वो खाई, और फिर उसके बाद वहाँ पे बैठ के लीडरशिप डिस्कस हुई। ओके। तो वो साहब 8 साल बाद हमारे फैसिलिटेटर को मिले एयरपोर्ट के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि मुझे डेलीगेशन उस चावल के एक थैले ने सिखाई है। सो यू नेवर फॉरगेट द लेसन्स यू लर्न इन विल्डरनेस। उसकी वजह यही है कि आपको जब अपने फ़ैसलों का, अपने बिहेवियर्स के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है, और वो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो फिज़िकली बहुत पेनफुल होते हैं, मेंटली बहुत पेनफुल होते हैं, इमोशनली बहुत पेनफुल होते हैं, तो यू लर्न योर लेसन्स। चले, ये एक एग्जाम्पल हुई। मुझे डील करना पड़ता है ऐसे वालिदैन से हु हैव दिस ऑरा अराउंड देम। आई नो इट ऑल, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे क्या बताएंगी, मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ। ये चीज़ मेरे लिए नई नहीं है, कोई नई चीज़ बताइए। मीन इतनी ज़्यादा वो दुरुस्तगी होती है और तुंदी होती है लहजों में कि वाकई मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि या अल्लाह ये मैं कहाँ आ गई हूँ। क्या मुझे किसी जुर्म की सज़ा मिल रही है, किसी गुनाह की सज़ा मिल रही है, ऐसे लहजों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि शायद अल्लाह मियाँ को मुझसे कोई बेहतरी, मेरे लिए आगे कोई बेहतरी, कोई आसानी मकसूद है जब इस आजमाइश से गुजारें कि लहजों की तुंदी बड़ी सख्त होती है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो ऐसे लोग, उनके लिए क्या टिप आप देंगे? कम अज़ कम मेरे लिए तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगी है कि आई नो इट ऑल। अब आप उनको क्या बताएं भाई? जाहिर है हमारे पास वो एनवायरनमेंट तो नहीं होता। बड़ा मुश्किल सवाल है। विल्डरनेस में तो हम उनको बहुत अच्छा डील करते हैं। हम नहीं डील करते, विल्डरनेस डील करती है। और मैं आपको बताऊं, ये जो पहली रात हमारी एक्सपीडिशन की होती है बहुत सख्त होती है। इसके अंदर मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, पॉडकास्ट है, हम बाकायदा मतलब माँ बहन की सुनते हैं। रियली इतना लोगों कंफर्ट जोन से निकलते हैं ना लोग। जाहिर है जब आप टॉप एग्जीक्यूटिव हैं कंपनी के और आपको कंपनी जो है वो बहुत पैम्पर करके रखती है, और आप हाई फ्लाइंग चीनी की नहीं चलाते होंगे खुद, आप हाई फ्लाइंग हैं, ठीक है, आपको हर चीज़ मिल जाती है घर में भी और उधर, और वहाँ जाके आपको एकदम से आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है बिल्कुल। तो वहाँ पे लोग करते हैं, लेकिन हम फिर उसके बाद आप बात करते हैं बैठ के क्यों हुआ है, ये बिहेवियर्स किस वजह से हैं। तो जंगल में तो ये आसान है, आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया। जाहिर है अब कोई ऐसा शख्स जो आपके इन्फ्लुएंस में भी ना हो और जो नो इट ऑल भी हो, मगर वो कंसर्न तो कर रहे हैं ना भाई, पेरेंट है उसको सुनना है। वो आप, लेकिन वो आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, मगर वो इदारे का, एक तालीमी इदारे का अपना तकद्दुस है, उसकी पामाली करते हैं। इंसान के दिल की बिल्कुल, मतलब हमारा दिल किरची किरची होता है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एन आंसर, और मुझे नहीं पता मैं कैसे डील करूंगा इस तरह का बंदा अगर मेरे सामने कोई आएगा। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे, दुआ कीजिए हमारे लिए। और आई थिंक ये वो लम्हा फ़िक्रिया है। मैं उस वक्त ज़रूर ये बात, फिर जो लोग भी मेरे साथ होते हैं उस मीटिंग में, जिनके दिल अफसरदा होते हैं, जिनको दुख हुआ होता है, मैं ये कहती हूँ कि देखें, ये मौका है इस बात के एहसास का कि हम इन लोगों पे काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वर्क ऑन द एडल्ट्स बट यू कैन चेंज द किड्स। क्योंकि वो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सबको चेंज भी नहीं कर सकते। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों को चेंज नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम्हारा काम पहुंचा देना है, तुम अपने आप को हलाकत में डाल लोगे इतनी मेहनत करोगे तो तुम्हारा काम चेंज करना नहीं है। बिल्कुल, उनके हक में दुआ कर सकते हैं, उनके दिलों को नरम कर दे। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और जो हमारे पास उनके बच्चे मौजूद हैं हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए दुआ करना इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह मियाँ उनको अक्ल दे, थोड़ा सा समझ दे। वो, और जो बंदा, ये तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि जो बंदा ये समझ ले कि मुझे सब कुछ आता है, तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर हम ठीक है, we step back, then you carry on with what you were doing. Absolutely right. अच्छा, मूविंग ऑन, आपका एक और आर्टिकल था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रिगार्डिंग आपका जो, इसके बारे में ज़रा पहले बताइए, इसका बैकग्राउंड बताइए ताकि व्यूअर्स को भी समझ में आए कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के बारे में मैं सवाल जो पूछूंगी तो फिर वो कनेक्ट कर सकें।
I have this condition called glaucoma. और ये uveitic ग्लोकोमा है जो कि ब्लड के अंदर और आपकी आइज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है. ग्लोकोमा इज़ अ डिज़ीज़ जिसके अंदर आपकी आँख के अंदर जो फ्लूइड होता है वो बनता रहता है और अल्लाह ताला ने आपकी आँख के आगे उसका एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है जो ड्रेन होके आपके अंदर चला जाता है. तो वो प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है आँख के अंदर. तो ग्लोकोमा के अंदर ये होता है कि वो ड्रेनेज सिस्टम किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है और आपकी आँख के अंदर जो फ्लूइड होता है वो स्टार्ट क्रिएटिंग प्रेशर इनसाइड योर आई और उसकी वजह से आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है और ऑप्टिक नर्व ख़राब होने की वजह से यू स्टार्ट गोइंग ब्लाइंड. और इस ब्लाइंडनेस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है. अच्छा, मेरा जो स्पेसिफिक केस है इट्स अ ग्लोकोमा कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन इन माय ब्लड. ओके, सम ऑटो इम्यून डिजीज़. अच्छा, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है उसका भी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है, क्यों है. जैसे इन्फ्लेमेशन इन ब्लड, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ. और जो ग्लोकोमा है ये दोनों बीमारियां पेनलेस हैं. सो यू डोंट नो यू हैव ग्लोकोमा अंटिल यू स्टार्ट गोइंग ब्लाइंड. सो मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे इस पेरिफेरल विजन के अंदर ब्लैक होना शुरू हुआ. अच्छा, ब्लैक हो गया डायरेक्ट. तो जब वो ब्लैक होना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि यार ये तो मुझे इस तरफ से नज़र ही नहीं आ रहा. तो मुझे पता चला कि मेरा जो है वो मुझे ग्लोकोमा है और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से मेरी ऑप्टिक नर्व ख़राब हो रही है. और उस ब्लाइंडनेस का जो ये ब्लैक हो गया इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में. व्हेन वंस यू गो ब्लाइंड दैट्स इट, बिकॉज नर्व ख़राब हो गई है. सो वो ये आई वेंट थ्रू सीरीज़ ऑफ सर्जरीज़. पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं. कॉम्प्लिकेटेड केस था, ख़राब हो गया था. फिर मेरा कॉर्निया ख़राब हो गया, कॉर्निया रिप्लेस हुआ. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन माय आई. सो देयर वाज दिस टाइम, क्योंकि मुझे इस आँख से, राइट आई से बिल्कुल नज़र नहीं आता था, कॉर्निया बिल्कुल ख़राब था. और लेफ़्ट आई के अंदर मेरी सर्जरी हुई थी. उसके अंदर एक वाल्व होता है AGV, एहमद्स ग्लोकोमा वाल्व. वो वाल्व डालते हैं, ट्यूब डालते हैं, तो वो डाला उन्होंने. सो फॉर 2 days आई वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड. So I wrote that article after I experienced blindness for 2 days. सुभान. So वो फिर उसके बाद के ये जो blessing in disguise का आपने कहा है कि पेन जो है वो कितना ज़रूरी है. देखिए पेन कितना ज़रूरी है. पेन किस तरह से ब्लेसिंग है अल्लाह की कि आपकी बॉडी आपको बता देती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, सिग्नल देती है. बिल्कुल. आपको ये उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक आप किसी पेनलेस डिजीज़ से ना गुजरें. जब आप स्टेज 4 पर आते हैं और आपको पता चलता है कि ये था और मुझे पता ही नहीं चला, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. या आप ग्लोकोमा में आप यू स्टार्ट गोइंग ब्लाइंड एंड देन यू नो. तो अभी भी अगर मेरा प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो आई डोंट नो कि मेरा प्रेशर बढ़ा हुआ है. That's because you can't feel anything. Yes, there's no pain involved. So that's why I wrote it कि ये पेन जो है लाइफ के अंदर वो कितना इम्पोर्टेंट है. और सिर्फ फिज़िकल पेन नहीं बल्कि किसी भी किस्म का पेन, जब आपको कोई चीज़ तकलीफ़ देने लगे तो आपको पता चलता है कि यार ये चीज़ गलत है, ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जो तकलीफ़ आ रही है. सो आप उस चीज़ को ठीक करने लगते हैं. सो इसलिए वो आर्टिकल, दैट आर्टिकल स्पेसिफिक बहुत पुरअसर था वो. और उसी से मेरे जहन में ये पूरी जो एक्सपीरियंस, हम जैसा आई विल गो बैक टू द स्कूल एक्सपीरियंस अगेन, कि मैं वालदैन को इस डिस्कशन के और हारिस भाई के एक्सपीरियंस और उनके आर्टिकल के ज़रिए ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि डू नॉट प्रोवाइड क्वेश्चन फॉर योर चिल्ड्रन. लेट देम एक्सपीरियंस पेन, लेट देम अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज, लेट देम experience that change that pain will bring, and they can only change once they feel that pain. वो ज़रूरी है उनका होना. हम नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए आसानी हर जगह पे. उनको कहीं ना कहीं हमारे बाद सारी ज़िंदगी तो उनके साथ नहीं रहने वाले ना. तो फिर उनको एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा. तो साथ करवा दीजिए. And that might be too late for them. That will definitely be too late. Because तब उनको समझाने वाला, ढारस देने वाला कोई भी नहीं होगा. ये ज़माना बहुत सख्त है.
हम उसके हाथों में अपने बच्चों को इस पैम्पर्ड तरीके से छोड़ देंगे तो ज़माना तो चीर फाड़ देगा। Yes, absolutely right. कैद हयात तो बंदो गम असल में दोनों एक है। Yes. मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। बिल्कुल सही है ना। ये बात मुझे लगता है गालिब ने कही, और कुरान में सूरह असर में आता है कि कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है। ये खसारा कोई फाइनेंशियल खसारा या वो, क्योंकि ज़िंदगी में तो हमें भेजा ही गया है सख्तियाँ झेलने के लिए। हमने ये कब सोच लिया कि हमें हमारी मनपसंद चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाए और हर चीज़ जो है ना वो A1 चकाचक होगी हमारे लिए। आपने इकबाल की ज़माना पढ़ी है? जी याद दिलाइए। जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफ़ मेहरमाना, करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। सुभान अल्लाह, क्या मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं, मैं अपनी तस्बीह है रोज़ व शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। अब ये ज़माना कह रहा है कि हर एक से आशना हूँ लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी, किसी का राकिब कहते हैं जो सवार होता है, और मरकब कहते हैं जिस पे सवारी की जाती है। तो किसी का राकिब, किसी का मरकब, किसी को इबरत का ताज़ियाना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ज़माना जो है वो अगर आपके अंदर स्पेसिफिक ट्रेड्स होंगे तो वो आपके लिए सवारी बन जाएगा, वरना वो आपके ऊपर सवार हो जाएगा। और अगर ये दोनों सूरतें नहीं भी होंगी तो तीसरी सूरत यह है कि वो आपको इबरत का निशाना बना देगा। बेशक ऐसा ही हो रहा है, ऐसा न दिख रहा है, नजर हो रहा है, हमारे सामने होता है। तो इसलिए आपके पास चॉइस है कि आप स्पेसिफिक ट्रेड्स पैदा करें अपने अंदर भी, और कोशिश करें आपके बच्चों के अंदर भी पैदा हों कि वो ज़माने के ऊपर राइड कर सकें, ज़माना उनके ऊपर राइड ना करे। मगर इसके लिए तो हारिस भाई बहुत सारी कंफर्ट जोन्स को तोड़ना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बहुत सारी अपनी तकलीफ लेनी पड़ेगी, है ना, आसानियों को ख़त्म। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई तैयार नहीं है, हमें तो हर चीज़ में बेहतरीन आसानी चाहिए। हमारा काम ये है कि हम इसको लोगों को बताते रहें, और कम से कम अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, अपने ख़ानदान में, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ कम से कम ये करना शुरू कर दें। और जो हमारे पास लोग आते हैं उनके साथ ये डिस्कशन ज़रूर करना शुरू करें कि जी आप छोड़ दें, आप तकलीफ़ लें। मेरी सास, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, एक बहुत मज़े की बात मुझसे कहा करती थी। उस वक्त तो हम जवानी के जोम में थे ना, उनकी बात हमें समझ में नहीं आती थी कि बेटी तुम अपनी ज़िंदगी के मामूलात बनाओ। कि यार कैसे मामूलात बन सकते हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, ये काम नहीं, घड़ी देखा करो हर थोड़ी देर बाद। अच्छा, यही काम हमारी वालदा साहिबा भी करती हैं और समझाती थी कि घड़ी देखो, टाइम देखो क्या हुआ है। तो अम्मी की बात तो फिर अम्मी की होती है। दूसरे घर में जाके जब सास कहती हैं तो फिर महसूस होता है यार कुछ भंडा हो गया, हमसे कुछ गलती हो रही है। फिर अपने ऊपर गुस्सा भी आता है, फिर उनके बार बार टोकने पे भी बुरा लगता है। तो वो बात बार बार कहा करती थी, बेटी ज़िंदगी के मामूलात बनाओ, और अगर मामूलात नहीं होंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ में गुजरेगी। अब इस उम्र में जाके समझ में आता है कि वो क्या कहती थी और वो क्यों कहती थी। अब जब मैं अपनी बेटी को ये बात कहती हूँ तो मैं फिर उसको इस बात का रेफरेंस दे के कहती हूँ कि देखो बेटी, मुझे मेरे बड़ों ने ये बात समझाई थी और पल्ले में बांध लिया तो कुछ ज़िंदगी में सुकून क़ल्ब मैसर आ जाता है लम्हों में। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये घड़ी देखा करो, टाइम बनाया करो। सहर खेज़ी हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक उनका मामला हो गया है जिसको कि कोई अहमियत नहीं दी जाती, जिसकी वजह से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। पैसे में बरकत ख़त्म नहीं हुई है, हमने अपनी ज़िंदगियों में बरकत खुद ख़त्म कर ली है। दिस इज़ वन कंफर्ट जोन। ये सवाल आप मुझसे ना करें, आई एम अ रॉन्ग पर्सन। आई एम अ नाइट आउल। मैं रात के बगैर काम नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, लेकिन ये बात आई टोटली एग्री विद दिस, बट स्टिल मेरे साथ मसला है। नहीं, मैं सवाल नहीं करने जा रही थी, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रही थी इस नहीं, ये आपने बिल्कुल आई टोटली 100% एग्री टू दिस। लेकिन मेरे साथ मसला है कि जब तक बिल्कुल खामोशी ना हो और बिल्कुल मैं अकेला ना हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। मैं इस तराजू में ये बात करने जा रही थी कि रमज़ान आने वाले हैं माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला सबको रमज़ान नसीब किया करे हर साल। तो इसमें मैंने देखा है हम पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नीचे की तरफ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अमेरिका में जब मैं थी कई साल,
तो वहाँ तो हम किसी चीज़ में रिलैक्सेशन नहीं ले सकते थे, ना टाइम की कोई कमी का हम मुतालबा कर सकते थे, ना जल्दी छुट्टी का कोई मुतालबा कर सकते थे, ना अपनी प्रोडक्टिविटी में हम कोई कमी कर सकते थे कि जी रमज़ान है। तो हम अपने ऊपर ये मसले क्यों डाल लेते? ये इबादत तो है ही फिज़िकल और इमोशनल, और सिखाती ही बर्दाश्त है, और ये किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। खलास। तो हम ऐसा सोचते हैं। मैं इस तनाजुर में बस ये बात करना चाह रही थी। बिल्कुल, इसको ज़रूर एड्रेस होने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल ये है कि इसका ताल्लुक सिर्फ दिमाग से है और किसी और चीज़ से नहीं है। आई थिंक देयरफॉर आई एम। हाँ बिल्कुल, इसका ताल्लुक सिर्फ आपकी सोच से है। वंस यू थिंक कि यार मैं तो अब रोज़ा है तो मैं पता नहीं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, तो यू कैन नॉट डू इट। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो मजदूरियाँ करते हैं रोज़े के अंदर, वो करते हैं। अक्सर वालिदैन आके मुझसे ये बात कहते हैं कि जी मेरे बच्चे को ना इनिशिएटिव लेना नहीं आता, उसके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं, या ये कि वो तो अपनी गलती ही नहीं मानता, तो आप उसको काउंसल करें। अब मतलब बच्चा आपका है, ये नोट आपने किया है, आपको उसकी ये आदतें मालूम है। मैं उसके जवाब में उनसे कहती हूँ, अच्छा मुझे बच्चे की 3 स्ट्रेंथ्स बताइए क्या है, एंड दे आर अनएबल टू गिव मी इवन अ सिंगल स्ट्रेंथ, एंड दैट इज़ रियली माइंड बॉगलिंग कि भाई आपको अपने बच्चे की स्ट्रेंथ तो मालूम नहीं है, आप उसकी वीकनेसेस हाईलाइट कर रहे हो। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू ट्राइंग टू डू? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तो ये एहसास का पैदा करना, एक तो मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से रब एहसास पैदा कर सकता है, और दूसरा जैसा आपने अभी कहा कि मॉडलिंग ज़रूरी है उस एहसास की, चाहे वो एहसास तशक्कुर हो, चाहे एहसास नदामत हो। लेकिन ये कि ये एहसास अगर मॉडल नहीं हो रहा तो कोई कुछ नहीं। दूसरा ये है कि ये भी एक मेरा ख्याल ये है कि स्कूल्स को भी, और वैसे जनरली भी जब भी हमारी डिस्कशन हो लोगों के साथ, हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने का मतलब बच्चों को आउटसोर्स करना नहीं है। वेरी ट्रू। आपने बच्चों की डेवलपमेंट आउटसोर्स नहीं की है, आपने उनकी एजुकेशन आउटसोर्स की है, आपने उनकी तरबियत आउटसोर्स नहीं की है। बिल्कुल। आपने बच्चे की ओनरशिप नहीं दी है स्कूल को। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे की जो तरबियत की, बच्चे की डेवलपमेंट की, बच्चे की उठान की, बच्चे की फ़िज़िकल, ये सारी की सारी ओनरशिप आपकी अपनी है। ये इनमें से कोई भी चीज़ आउटसोर्स नहीं है। आप स्कूल से जाके कम से कम ये पूछ सकते हैं, ठीक है आपने कहा कि वो पूछते हैं कि अंग्रेज़ी क्यों नहीं आती, अब मैं जाके पूछ सकता हूँ कि भाई मेरे बच्चे को अंग्रेज़ी क्यों नहीं सिखाई आपने, या मेरे बच्चे को मैथ्स क्यों नहीं आती अब तक। वो जवाबदेह हो सकते हैं। ठीक है, मैंने क्योंकि मैथ्स आउटसोर्स किया हुआ है आपको, मैंने इंग्लिश आपको आउटसोर्स किया हुआ है, वो भी कम्प्लीटली नहीं है क्योंकि वो आधे से ज़्यादा घर पे गुजारता है, तो मैं किस तरह उससे बात करता हूँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने उसकी जो तरबियत है, उसके अदब के मामलात हैं, उसके वैल्यूज़ सिस्टम को के जो मामलात हैं, उसके बिलीफ सिस्टम के जो मामलात हैं, इनमें से कोई भी चीज़ स्कूल का आउटसोर्स नहीं की। मेरा बच्चा बदतमीज़ हो रहा है, उसको तमीज़ सिखाने का जिम्मेदार स्कूल नहीं है। क्या बात कही आपने। आपकी ये वाला जो सेगमेंट है कि मैं रिकॉर्ड करके सब जगह चलाऊं। नहीं, सीरियसली, फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज द ट्रूथ। Our parents never sent us to school with this thought in mind कि ये बस चलो भाई चलो। अच्छा, रूटीन देखें ना आप, आपका बच्चा स्कूल जाता है, सुबह 6 बजे वो उठता है, 2:30 बजे वो वापस आता है, 3 बजे वो वापस आता है अगर उसकी वैन लंबी है तो। उसके बाद वो खाना ठूंसता है, उसके बाद वो ट्यूशन चला जाता है, उसके बाद वो वापस आता है, उसके बाद कारी साहब आ जाते हैं, उसके बाद वो आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करता है, टैबलेट इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो खाना ठूंसता है, उसके बाद वो सो जाता है। आप कहाँ हैं? बिल्कुल। आपका काम पैदा करना है। पैदा तो जानवर भी कर रहे हैं। यस, तो आपकी जिम्मेदारी, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का जवाब आपसे लेना है वो पैदा करने का नहीं है, तरबियत का लेना, वो तरबियत का है। आप कहाँ पर हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर, सिवाय हफ्ता और इतवार के? और उसमें भी आधे अधूरे होते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें भी आप ये कहते हैं कि अब बच्चा जो है वो बाहर चला जाए, एकेडमी चला जाए, जाके क्रिकेट खेल ले, कुछ स्विमिंग सीख ले, आप उधर भी वो आउटसोर्स कर देते हैं। ठीक है, आप करते हैं कुछ स्किल्स, आप उसको सिखाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसके जो रूटीन है, जो वीकडेज हैं, उसके अंदर आप तो हैं ही नहीं। तो आप ये क्यों समझ रहे हैं कि आपने उसकी तरबियत आउटसोर्स की है?
ये एक्सपेक्टेशन का गैप है ना स्कूल और आपके दरमियान। बिल्कुल, यही कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी सोच का, मेरा ख्याल। ये एक्सपेक्टेशन गैप है, ये स्कूल्स को भी फिल करना चाहिए, अच्छे स्कूल्स को। उनको जब एडमिशन दे रहे हो आप उनको बिठा के बात करें, सारे पेरेंट्स को बुला के, कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है और आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए। आप हमारे पास आएंगे कि बच्चा जो है वो मैथ्स में अच्छा नहीं है, इसमें मैथ्स में इसके क्लास फेलोज इधर हैं और ये मेरा बच्चा इधर है, तो हम बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन अगर आपका बच्चा बदतमीज़ है तो सॉरी, ये आपका काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है। हमारी क्लास आप बताएं, आपको हमारा शेड्यूल नज़र आ रहा है, टाइम टेबल नज़र आ रहा है, इसमें तमीज़ सिखाने की क्लास कहाँ है? सही बात है। तमीज़ आप इस तरह सिखला भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक स्किल बेस्ड काम स्कूल में सिखलाया आप मुझे बताएं, इसके अंदर हम इनिशिएटिव लेना कहाँ सिखा रहे हैं उसको? हम तो नहीं सिखा रहे। ये कोई कॉन्वेंट या कोई वो तो स्कूल है नहीं जहाँ पे बोर्डिंग स्कूल थोड़ी है कि वो कराया जाए। और बोर्डिंग मेरा ख्याल है बस वो एक खास तंजीम के साथ बच्चे डिसिप्लिन करते हैं, दैट्स इट, वो डिसिप्लिन करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने वैल्यू सिस्टम बच्चों को सिखाना है, अपनी वैल्यूज सिखानी है जिनको आप अच्छा समझते हैं, तो वो वैल्यूज़ आपके पास से आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्कूल के अंदर से नहीं आएंगी। बिल्कुल। मेरे घर के अतवार और तरीक़ों में कदर क्या है, कंपैशन क्या है, सिंपैथी एम्पैथी क्या है, अल्फाज कौन से इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल तरीक़ा क्या है गुफ्तगू करने का, बिल्कुल ऐसा ही है। अंदाज़े गुफ्तगू ही से बहुत कुछ समझ आ जाता है। आप घर के अंदर आते हुए क्या करते हैं, घर से जाते हुए क्या करते हैं, सब रिकॉर्डिंग चल रही है हमारे बच्चे के पास। बिल्कुल ऐसा ही, वो वही करेगा एग्जैक्टली वही करेगा जो मैं और मेरे घर वाले कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही करेगा। बिल्कुल। अच्छा हारिस भाई, एक और बड़ा इस वक्त चैलेंज है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से एंजाइटी और ये मेंटल एपिडेमिक जिसे आप कह लीजिए बन चुका है, वो अकेलेपन का एहसास। हर इंसान अपनी ओन दुनिया में मगन है, जो कि ये चीज़ है। हर कोई इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड है, मगर आपस में बैठ के घर वालों का बात करना जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और उसके नतीजे में जो आइसोलेशन महसूस की जाती है, बच्चे उस तरह से बात नहीं कर पा रहे, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ये जो वबाई मर्ज़ अब बन चुका है, लोनलीनेस और डिप्रेशन, और उसके साथ जो खुराफात व्यूइंग है, जिसमें छोटी उम्र के, बहुत ही छोटी उम्र के, कमसिन बिल्कुल जो बच्चे हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो कि इंतहाई गलत है। अब क्योंकि उन्होंने देख ली हैं और उनको वो शेयर करना है, तो वो कहीं पे भी, किसी जगह भी, किसी के साथ भी वो देखी हुई चीज़ को शेयर करते हैं, ये जाने बगैर कि इसके बाद क्या रिपरकशंस आएंगे, कि बच्चे की तरबियत, घर वाले, स्कूल, उसके जान पे सब उस पर सवालिया निशान उठाएंगे कि ये कहाँ से आया है, किसका बच्चा है, कैसे देख लिया, वो तो कह गया अपनी रॉ में, इसको कैसे पता, इसको एग्जैक्टली वो चंद ऐसी चीज़ें जो कि हमारे यहाँ ज़ाहिर बुरी समझी जाती हैं। पोर्नोग्राफी हो गई और गलत किस्म की, बुरी हैं, वो देख चुका है क्योंकि ये उसके पास मौजूद है, कोई चेक एंड बैलेंस, कोई टाइमिंग, कुछ नहीं है। तो 2-3 इसके अंदर चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, जो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने घर में तो कम से कम करूँ। पहली चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे को उसका स्क्रीन टाइम महदूद करें, और उसका स्क्रीन टाइम ऐसा हो कि वो अकेला स्क्रीन इस्तेमाल ना कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे बच्चे मोबाइल फ़ोन दिन में सिर्फ 15 मिनट के लिए ले सकते हैं। तो आपने ये कैसे? आई सेड नो, I said that's it, इससे आगे नो है। Just like that. Just like that. But you must have a deep connection with your kids then. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये बात है ना? नहीं, वो डीप कनेक्शन कैसे बना है? हाँ, वो डीप कनेक्शन इसी तरह बना है, विशियस साइकिल है ना। अब ये दूसरी तरफ एक तरफ विशियस साइकिल है, दूसरी तरफ वर्चुअस साइकिल है। फाइन मॉर्निंग तो नहीं किया होगा ना आपने ये काम शुरू से। बच्चों को मोबाइल दे दो खाना खिलाने के लिए, क्यों दे दो मोबाइल? बच्चे ने जब पहली मरतबा मोबाइल मांगा तो उससे कहा गया ये आपके काम की चीज़ नहीं है। फिर जब बच्चे ने कहा कि सब लोग देखते हैं, तो हमने कहा ठीक है आप भी देखें, लेकिन 15 मिनट है। आपका पूरे दिन में 24 घंटे में 15 मिनट का टाइम है मोबाइल फ़ोन देखने का, और वो मोबाइल फ़ोन आप अपने बहन भाइयों के साथ देखेंगे बैठ के।
आप अकेले नहीं देखेंगे। क्या आपका भी स्क्रीन टाइम इतने कम है? नहीं, मेरा तो बहुत ज़्यादा है। Then how do you manage that? I said no. Okay, you drew a line कि ठीक है, this is Abba's work. हाँ, अब मैंने कहा था, मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि बहुत सारी दफ़ा you have to say no for their own benefit. So I said no and that means no. और अब मेरे बच्चे मेरा फ़ोन नहीं उठा सकते। उनको पता है ये अब्बा का फ़ोन है, ये नहीं उठा सकते हैं। हमने जो काम करना है, जो 15 मिनट फ़ोन देखना है, वो अम्मा का फ़ोन देखना है। अम्मा घर में नहीं होंगी तो वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, तो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ना। बिल्कुल। आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, बिकॉज अब्बा हमारे स्मोक करते थे और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे। हम दोनों, मतलब कम से कम मुझे तो शौक नहीं हुआ, बल्कि मैं अब्बा की सिगरेट तोड़ तोड़ के फेंका करती थी कि अब्बा इससे कैंसर हो जाता है, अब्बा आप ये नहीं पियेंगे। छुप के अब्बा की सिगरेट निकाल के ना डब्बे में से तोड़ के फेंक देती थी। एंड आई नेवर, भाई भी मेरा, लड़के एक ज़माने में करते हैं, सब लड़के हाँ बिल्कुल करते हैं ये हरकत, मगर भाई ऐसा स्मोकर नहीं बना जैसे अब्बा थे। तो वो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अब्बा न्यू, और अब्बा कभी घर में नहीं करते थे, घर से बाहर जाके सड़क पे टहल टहल के वो ख़त्म किया। अच्छा, अब उसके अंदर एक और चीज़ है। एक तो आपने स्क्रीन टाइम कर दिया ना, दूसरा ये है कि जब वो स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो कुछ और करेंगे। तो वो कुछ वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरा बेटा जो है वो अभी 10 साल का है, उसने पिछले 1 महीने में 2 मरतबा बल्ब तोड़ा है क्रिकेट खेलते हुए। ये तो ठीक है ना, खेल ही रहा है ना। आई सेड ओके, खेलो बेटा, तोड़ दिया दूसरा लग जाएगा, कोई बात नहीं है। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त का स्कूल है, उसने शुरू में बड़ा विजन के साथ स्कूल बनाया ना। बड़ा नया बंदा होता है तो कि जी मैं ये करूँगा और ये करूँगा और ये करूँगा। उसके बाद यही हुआ कि मेरे बच्चे को इंग्लिश क्यों नहीं आती और मेरे बच्चों को अभी तक टेबल नहीं याद हुए। ठीक है, वो कहता भाई टेबल पे याद कर लेगा यार, छोड़ दो, मैं कुछ और करा रहा हूँ। तो खैर वो नहीं समझ आया लोगों को। तो वो ये कहता है कि उसने मुझे एक मरतबा कहा कि जी ये हमारे लिए सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है वो ट्यूशन सेंटर्स हैं। वो ट्यूशन से बच्चा आता है तो वो उसको हम जिस तरह समझा रहे हैं उस तरह वो बच्चा उस तरह नहीं सीख पाता। हम किसी और तरह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उससे कहा यार जब बच्चा स्कूल आ रहा है तो बच्चा ट्यूशन क्यों जा रहा है? एग्जैक्टली। उसने कहा इसलिए जा रहा है कि अम्मा को शाम को भी 2 घंटे फ्री चाहिए। बट ऑफ कोर्स ठीक है, क्योंकि अम्मा को शोर बर्दाश्त नहीं है। ये मसला है ना हमारे तो अब वो जैसे ही बच्चा शोर करता है उसके हाथ में आप फ़ोन पकड़ा देते हैं। सही है, बच्चा तो करेगा ना शोर, बच्चा नहीं करेगा तो हम थोड़ी करेंगे। बच्चा तो शोर करेगा, उसको एंगेजमेंट भी चाहिए शाम में। बिल्कुल चाहिए। अब ना मैं उसको पार्क लेके जा रही हूँ, ना मैं उसको कहीं खेलने भेज रही हूँ, ना मैं घर में खेलने दे रही हूँ कि बेटा शोर हो रहा है नहीं करो। शोर तो होगा, तो आपके पास आपने ट्रेड ऑफ करना है ना। क्रिएटिव केओस के लिए थोड़ी पेशेंस तो हो, बिल्कुल, वरना फिर यही होगा। और इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हम बच्चों का शोर कम करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में बच्चे इसके ऊपर एडिक्ट होते हैं, जिसके नतीजे में लोनलीनेस का शिकार होते हैं, जिसके नतीजे में ये सारे मेंटल प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। सही बात। अच्छा हारिस भाई, एक शरारती सा सवाल आया है हमारे और आपके म्यूचुअल शागिर्द की तरफ से, तलहा साहब की तरफ से, कि व्हाई इज़ इट दैट यू can smoke cigars and they are not allowed to even look at the cigarettes? Okay, there is a difference between cigars and cigarettes. पहले मैं आपको बताता हूँ कि why do I smoke cigars. लोगों को शायद, बहुत कम लोगों को, मेरे करीब के लोगों को पता है। जब मैं छोटा था तो I was always attracted towards the smoke of cigarettes. ठीक है, मेरे चचा सिगरेट पीते थे तो मैं उनके टोटे उठा के सूंघता था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी खुशबू। तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जिस ज़माने में लोग जो है वो बच्चे सिगरेट का सूटा लगा लेते हैं 9th में या मैट्रिक में, एज होती है, सब लड़के करते हैं, तो आई डिसाइडेड दैट आई वुड नेवर स्मोक अ सिगरेट, नेवर। सो आई हैव नेवर स्मोक्ड अ पफ ऑफ अ सिगरेट। मैंने कभी एक पफ भी नहीं लिया सिगरेट का। मैंने क्या डिसाइड किया कि उसकी वजह ये थी कि मुझे पता था कि आई एम सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टोबैको और उसकी स्मेल,
कि once I start smoking, I'll be a chain smoker. मुझे पता था और मैं इसको छोड़ नहीं सकूँगा. So I decided कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं हुक्का पीऊँगा. मुझे हुक्का बहुत अच्छा लगता था. मेरे नाना हुक्का पीते थे. तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी. मगर उसकी गुड़गुड़ बहुत अच्छी लगती थी. अच्छा. हाँ, अच्छी. हमारा जाहिर है हमारा एक वो कल्चरल बैकग्राउंड भी है ना, अच्छी मज़े की चीज़ है. सो आई डिसाइडेड कि मैं हुक्का पीऊँगा, सिगरेट कभी नहीं पीऊँगा. ओके. मुझे उसकी वजह नहीं पता थी, लेकिन मैंने आई जस्ट डिसाइडेड इट. फिर जब मैं बड़ा हुआ और आई डिसाइडेड कि नाउ इज़ द टाइम दैट आई शुड स्टार्ट स्मोकिंग, क्योंकि मुझे अभी भी स्मेल बहुत अच्छी लगती है. तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हुक्का बहुत मुश्किल चीज़ है. उसके लिए एक मुलाजिम साथ होना ज़रूरी है. चिलम भर लेकर आया, उसको धोए, उसको साफ़ करे. फिर हुक्के में मसला ये होता है कि हुक्का कोई भी आता है तो वो उसको मुंह लगाता है. तो हुक्के को आप मना नहीं करते. इट्स अ कल्चरल थिंग, जो भी आएगा वो पी लेगा. सो हुक्के से करीब तरीन जो खुशबू और जो अच्छी मज़े की चीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी वो सिगार थी. सो वाई नॉट सिगरेट, वाई सिगार, वाई नॉट वेप, वाई सिगार. इसकी वजह ये है कि फॉर सिगार एंड फॉर हुक्का यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू मेक टाइम फॉर इट. ओके. फॉर सिगरेट मैं भी बाहर जाऊंगा, गाड़ी तक जाते जाते एक सिगरेट फूंकूंगा, फेंक दूंगा, फिर निकलूंगा, फिर फूंकूंगा, फिर फेंक दूंगा. मैं सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ जा रहा हूँ, एक सिगरेट फूंकूंगा और फेंक दूंगा. सो सिगरेट के अंदर यू कैन डू इट 20 times a day, इवन 40 times a day, कि आप सिगरेट जलाएं, थोड़ी सी पिएं और फेंक दें. फॉर सिगार यू हैव टू मेक टाइम, सिट डाउन, relax, and that becomes a me time also. Yeah, that becomes a me time. That's a quality time. You have a book with you, you have some friends with you, or you have a good movie with you. You smoke a cigar. भाई इस डिस्कशन के बाद ना वो क्लिप चला देना, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है. अच्छा, by the way, you don't inhale cigar. अच्छा, सिगरेट तो you take it inside your lungs and then you whatever that is. So smokers को पता होगा. cigar जो है, you never inhale cigar. You just puff it. Okay, and what about the pipe? चलो पूछ ही लेंगे, अब बात हो रही है. Pipe भी, pipe even more. वो ज़रा क्लासी और क्लासी लगता है ना. आई हैव स्मोक पाइप को रखना थोड़ा सा मुश्किल है, उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन पाइप के लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है. वो उसका बना है, आपको बैठना पड़ता है फॉर पाइप. सो जब आप चलती हुई बाइक पे पाइप. अबे विंस्टन चर्चिल जैसे लोग, ये लोग सब. सो विंस्टन चर्चिल वाज फेमस फॉर हिज सिगार्स आल्सो. कैस्ट्रो. फिडेल कैस्ट्रो. ओके. तो चले, ये एक शरारती सवाल हो गया. एंड आई जस्ट लाइक टू से बहुत बहुत जज़ाकल्लाह. थैंक यू. आपकी आमद का, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का, तलहा का बहुत शुक्रिया. आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने हारिस भाई की बातों से बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा. अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे, इस गुफ्तगू को हम सब के लिए नाफे बना दे. और हमारे बच्चों के लिए भी. और मैं ये समझती हूँ कि अपने बच्चों को तरबियत के साथ साथ ऐसे लोगों से भी मिलवाइए जो कि ज़िंदगी के असल मायने जानते हों, जो ज़िंदगी को नज़दीक से देखकर उसकी गहराइयों और उसकी सतह और उसकी ऊंचाइयों को सबको समझने की कोशिश कर रहे हों या समझाने की कोशिश कर रहे हों. क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है. मुश्किल उन लोगों के लिए है जो उस लेंस से उसको देखते हैं, और आसान उन लोगों के लिए जो एक दूसरे लेंस से उसको देखते हैं. और इसी के बीच में हमें अपने लिए रास्ता तलाश करना है. वंस अगेन हारिस भाई, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आपको. थैंक यू वेरी मच. आई होप आई हैड द प्लेजर ऑफ योर टाइम. जज़ाकल्लाह. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.